Hey guys, hi everyone. Good morning, adab, namaskar, sat sri akal, and I welcome you all to L4 lecture number 4. आज हम लोग दोस्तों जीएसटी में चैप्टर नंबर 1 को अलविदा करने वाले हैं. We plan to wind it up into the preceding session, but I didn't want to rush up onto anything. तो आज हम लोग इस चैप्टर को अलविदा करेंगे. I hope आप लोग सब मस्त हो, स्वस्थ हो, guys, and doing well. And let's get going without any further delay with a quick recap of what we did into the preceding session, guys. हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या किया था उसका रिवाइज करते हुए अब आगे बढ़ेंगे. ओके जी. सबसे पहले हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था टैक्सेस सब्ज्यूम से भी पहले गाइस हम लोगों ने किया था कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जहां आप लोगों को मैंने बताया कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स क्योंकि ये आपको क्रेडिट अलाउ करता है एट एवरी स्टेज from the manufacturer till the retailer stage, guys, and finally when it is borne by the consumer bear the burden of the tax. That is point number 3. Second very important point regarding GST is it does not differentiate between goods and services, which was a very big demerit under the old taxation system. क्योंकि गुड्स पे लगाए हुए टैक्स जैसे कि वैट और सीएसटी का हमें कोई क्रेडिट नहीं मिलता था फ्रॉम सर्विस टैक्स एंड वाइस वर्सा. जीएसटी ने उस चीज को एलिमिनेट कर दिया है गाइस. जीएसटी कहता है अगर आपने कोई गुड्स खरीदे हैं जिस पर आपने जीएसटी पे किया है और आगे सर्विसेज के थ्रू जीएसटी कलेक्ट किया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्विसेज के थ्रू कलेक्ट किया और गुड्स के थ्रू जीएसटी पे किया है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा. बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. हमारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम में बहुत इकोनॉमिक बैरियर्स थे, काफी टैक्सेशन प्रोविजंस थे जो फॉलो करने पड़ते थे, प्रोसीजरल कंप्लायंसेस से इंसान थक जाता था. लेकिन अब 15 टैक्सेस को सब्ज्यूम करके दोस्तों जब एक सिस्टम लाया गया तो अब एक ही सिस्टम फॉलो करना है इंस्टेड ऑफ दोस 15 different types of taxes, tax laws. Next, mitigation of ill effects of cascading. आप लोगों ने देखा cascading of tax होता था ये. This is what we did into session number 2, lecture number 2 कि cascading of taxes कैसे होता है, टैक्स पे टैक्स लगता था. लेकिन अब क्योंकि जीएसटी में आपको सेट ऑफ मिल जाता है प्रायर स्टेज का तो इट विल इंप्रूव दोस्तों योर लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस. इट विल रिमूव कैस्केडिंग. सरकार का रेवेन्यू बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था क्योंकि वाइड टैक्सेशन बेस्ड था. एलिमिनेशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस एंड डबल टैक्सेशन. एक ही चीज पे जो दो टैक्स लगते थे दोस्तों वो खत्म हो गए और उसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता हो गया. बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव. दोस्तों आपका बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हुआ दोस्तों. आपका क्या बोलते हैं, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया कंपनीज पहले आने में डरती थी क्योंकि इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम बड़े कॉम्प्लेक्स थे, उसे अब सिंप्लीफाइड कर दिया गया है. तो इंडिया में तो लोग बनाते ही बनाते हैं, आउटसाइड इंडिया से भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है. उसके बाद टैक्सेस सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी. सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स, अलग अलग टैक्सेस थे गाइस. कुल 8 सेंट्रल टैक्सेस थे एंड स्टेट के 7 टैक्सेस थे गाइस, जो कि अब जीएसटी में सब्ज्यूम हो गए. तो पहले मैं सेंट्रल वालों की लिस्ट पढ़ रहा हूं. सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी लिवाइड अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, countervailing duty, special countervailing duty, central sales tax and central surcharges and cesses on supply of goods or services. नेक्स्ट आता है स्टेट गवर्नमेंट का वैल्यू एडेड टैक्स जिसे अपन वैट के नाम से जानते हैं, सेल्स टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट लोकल बॉडीज एंड स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. ऑलराइट. उसके बाद हम लोग पहुंचे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में देखा कि इंडिया का 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें तीन ध्यान से देखिएगा, 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें सरकार ने कहा कि जो हमारे टैक्सेस हैं उसे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया. यूनियन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट जिसे अपन लोकल अथॉरिटी के नाम से जानते हैं. ठीक है जी. उसके बाद सिग्निफिकेंट प्रोविजंस में आर्टिकल 265 पर पहुंचे जहां बोला कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ना तो आप टैक्स लिवाई करेंगे ना कलेक्ट करेंगे. आर्टिकल 245 ने बताया कि हमारा कानून कहां तक एक्सटेंड करता है और आर्टिकल 246 ने पावर दी थी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भारत देश में टैक्सेस लगा सके वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसके शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दी गई. लिस्ट नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट की, लिस्ट नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट की, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट, दोनों मिलकर लगाएंगे. लेकिन दोनों मिलकर आज तक दोस्तों उन्होंने टैक्सेस नहीं लगाए. लिस्ट नंबर 1 में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती है ऑन टोबैको. स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्सेस ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फॉलोड बाय स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक ड्रग्स.
हमारे को दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल में बदलाव करने की क्या जरूरत पड़ गई? जीएसटी को लाने के लिए पावर तो आर्टिकल 246 से पहले ही मिली हुई थी सर। जो आर्टिकल 246 से पहले ही पावर मिली हुई थी और जिसके बेसिस पर डिवाइड करी गई थी पावर्स, जीएसटी उन्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। इसी वजह से जीएसटी को लाने के लिए, मतलब बाकी पुराने टैक्सेशन सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें संविधान में बदलाव करने की जरूरत पड़ी। एंड देयरफॉर 122nd अमेंडमेंट बिल वाज प्रेजेंटेड, which finally when got passed became 101st Amendment Constitutional Act 2016, जिसकी बिल की एसेंट हमें कब मिली थी? 8 सितंबर 2016 को मिली थी। अब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दोस्तों आपका आर्टिकल 246A आया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले सेशन में डिस्कशन किया था। और वो ये था कि आर्टिकल 246A पावर देता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप भारत देश में टैक्सेशन से जुड़ा हुआ कानून बनाएं, जिसके दोस्तों क्लॉज 1 में लिखा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल्स 246 एंड 254। तो ये सबसे पहली लाइन जो बोली वो क्या बोली कि हमने आर्टिकल 246A को ओवर रूलिंग पावर दी है। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों हमें तोलना हो कि किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आर्टिकल 246A की या आर्टिकल 246 की, तो आप लोग क्लियरली बोल सकते हैं आर्टिकल 246A हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट। क्योंकि पहली लाइन में क्या लिखा है कि आर्टिकल 246 और 254 में जो लिखा हो वो बाढ़ में जाए। अगर 246A से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। मतलब इफ there is a fight between 246A and 246, or if there is a fight between 246A and 254, article 246A will prevail, article 246A will win that fight। तो कहते हैं आर्टिकल 246A ने पावर दी और कहा कि 246 और 254 को भूल जाओ। पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, क्लॉज 2 को छोड़ दो, द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, मतलब the state government and the central government have power to make laws with respect to GST imposed by the union or by such state। However guys, clause 2 में जब गए तो clause 2 में क्या बोला कि अगर इंटर स्टेट होता है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाता है, डिटेल डिस्कशन ऑफ हाउ अ ट्रांजैक्शन बिकम्स एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन विल बी टेकन केयर ऑफ इन चैप्टर नंबर 3। तो पार्लियामेंट के पास, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचा जाएगा तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। मतलब क्या सर, स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन इंटर स्टेट से जुड़ा हुआ टैक्स लिवाय करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्ट किया जाएगा उसमें से कुछ पोर्शन अपने पास रिटेन कर लेंगी एंड अ सर्टेन पोर्शन विल बी शेयर्ड विद द डेस्टिनेशन स्टेट जहां ये सामान पहुंचा। इसके बाद आर्टिकल 246A के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि देयर आर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन पर जीएसटी शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम। और वो लेटर स्टेज ऑफ टाइम क्या है दोस्तों? व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स इट इज द राइट टाइम टू डू सो। वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स याद आ रहे हैं दोस्तों? यस सर, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये सर आर्टिकल 254 क्या था? आर्टिकल 254 सुप्रीमेसी पावर देता था कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कानून आपस में भिड़ जाता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून चाहे बाद में क्यों ना आया हो स्टेट गवर्नमेंट के कानून से, इट विल प्रिवेल ओवर द लॉ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ऑलराइट गाइस, आ जाओ भैया। अब आज का सेशन, आई होप द क्विक रिवीजन डिड हेल्प यू आउट गाइस। हम लोगों ने पिछला सेशन में जितना पढ़ा था इन ऑलमोस्ट 100 मिनट्स, हमने यहां पर रिवाइज कर लिया है इन जस्ट ओवर 7.5 मिनट्स। ऑलराइट गाइस, आर्टिकल 269A गाइस, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट, ठीक है ना गाइस? लेवी एंड कलेक्शन कौन करेगा गाइस? अभी ऊपर पढ़कर आए हैं आर्टिकल 246A क्लॉज नंबर 2। Who is gonna levy and collect? Who is gonna levy and collect, guys? It is gonna be done by the central government. Central government is gonna do that. तो कहते हैं goods and services tax on supplies in the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India. Central government करेगी, and such tax shall be apportioned. अपोर्शन किया जाएगा। 100% सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जेब में नहीं डालेगी,
between the union and the states in the manner as may be provided by the parliament by law on the recommendation of the GST council। जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पोर्शन करा जाएगा दोस्तों, कुछ तो सरकार अपने पास मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ही रिटेन कर लेगी, एंड कुछ पोर्शन जो यहां पर बोला गया है कि हम बताएंगे एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया है कि जो आपने certain portion is retained by the central government, the remaining portion will be shared with the destination state जहां पर ये goods या ये services consume हुई हैं। Alright guys, तो ये पॉइंट बड़ा आसान था। नेक्स्ट, import of goods and services shall be deemed to be supply of goods or services in the course of इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। दोस्तों इंपोर्ट से जुड़ा हुआ इंटरमीडिएट लेवल के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। However, दोस्तों मैं आप लोगों को यहां पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा। सरकार कहती है कि अगर आउटसाइड इंडिया से कोई सामान या सर्विसेज हिंदुस्तान आती हैं तो उसे भी इंटरस्टेट का दर्जा दिया जाए। नॉर्मली इंटरस्टेट क्या बोलते हैं, नॉर्मली लॉजिक क्या बोलता है इंटरस्टेट? एमपी से हरियाणा में बेचा है, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल में बेचा है, उड़ीसा से केरला में बेचा है, तमिलनाडु से तेलंगाना में बेचा है, हिमाचल प्रदेश से जेएनके में बेचा है, इसे अपन क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। हाउएवर दोस्तों अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सामान आया, क्या आप लोगों को पता है दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एक देश से दूसरे देश में सामान जाता है। अब जब एक देश से दूसरे देश में सामान जाता है तो कौन सा देश उस पर टैक्स लगाता है दोस्तों? द इंपोर्टिंग नेशन। नॉर्मली जितने भी इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स हैं बिटवीन कंट्रीज, द इंपोर्टिंग नेशंस हैज द पावर टू लिवाई टैक्स। मतलब अगर सामान यूएसए से इंडिया आएगा तो इंडिया टैक्स लगाएगा, अगर सामान इंडिया से कनाडा जाएगा तो कनाडा टैक्स लगाएगा। ऑलराइट, अब बात यह आती है जिसे अपन इंपोर्ट बोलते हैं। जब सामान को बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट बोला जाता है, जब सामान आता है तो उसे इंपोर्ट बोला जाता है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज कि अगर ये देखिएगा दोस्तों, ये हमारा हिंदुस्तान, सॉरी फॉर द इमेज गाइज, मेरी इससे अच्छी ड्राइंग नहीं है। अब यहां पर ये दोस्त है हमारा T2। अब T2 ने अगर आउटसाइड इंडिया से यूएसए से अगर कोई प्रोडक्ट मंगवाया, T2 ने अगर यूएसए से कोई प्रोडक्ट मंगवाया इनटू इंडिया, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब द इंडियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल हैव द पावर टू लिवाई टैक्स। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर एक टैक्स लगता है जिसका नाम होता है कस्टम ड्यूटी। तो ये सामान दोस्तों जब हिंदुस्तान आया तो इस पर कस्टम ड्यूटी तो लगा ही लगा। मतलब ये तो आपका पहला टैक्स है जो लगेगा ही लगेगा। मैं एक अमाउंट के साथ बताता हूं दोस्तों, तो इट विल बी कन्वीनियंटली मोर इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। लेट्स से दोस्तों, अगर प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपए की है, तो हिंदुस्तान में अगर आप उसे लाओगे तो आप इस पे कस्टम ड्यूटी दोगे, लेट्स से एट द रेट 20% कस्टम ड्यूटी लगती है। तो यहां पर 200 रुपए आप उस पर पे करोगे, 200 रुपीज आप उस पर पे करोगे। ओके गाइस, कहते हैं ठीक है जी राठी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पर ये 1200 रुपए का पड़ा। अब T2 भाई 1200 रुपए लेकर जा ही रहे थे कि अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं। ये सामान पोर्ट पर आ गया था, यहां पर पोर्ट बना हुआ था, ये सामान पोर्ट पर आ गया था, तो T2 भाई अपनी जेब में 1200 रुपए लेके पहुंच गए। अब अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अंडर द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि ये सामान आउटसाइड इंडिया से इंडिया आया, तो क्या पुराने टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से इस पे एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए थी? द आंसर टू विच इज नो, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में तो नहीं हुई। मुझे बताओ, इसकी कोई मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हुई? द आंसर इज नो। इसकी मैन्युफैक्चरिंग तो यूएसए में हुई। एक्साइज ड्यूटी कब लगती थी? जब आप हिंदुस्तान में कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे, तब एक्साइज ड्यूटी लगती थी। क्या इस सामान को जब ये हिंदुस्तान में आया तो क्या वैट लगा या सीएसटी लगा? नहीं। क्यों? वैट लगता था विद इन द स्टेट। अगर सेल होती थी तो मतलब दिल्ली का दिल्ली में बेचा गया, हिमाचल प्रदेश का हिमाचल प्रदेश में,
और पुराने टैक्सेशन सिस्टम के साथ दोस्तों इंटर स्टेट, मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो 2% CST भी लगता था, प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस वर सैटिस्फाइड अंडर द ओल्ड लॉ. नाउ माय पॉइंट टू यू गाइस इज, एंड एवरी वन ऑफ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, बड़ा अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं. तो जो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स थे, ध्यान से देखिएगा गाइस, जो हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर्स थे, लेट्स से मिस्टर ए, मिस्टर एम, मैन्युफैक्चरर मिस्टर एम, तो ये रोते रोते किसके पास गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए और कहते हैं ऐसा कैसा कानून मोदी जी कि जो अपने देश में आपका सामान का उत्पादन कर रहा है, मतलब जो अपने देश में सामान ग्रो कर रहा है, अपने देश में सामान बना रहा है, आप उस पर, आप मेरे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाते हो. जब मैं सामान बेचता हूं तो मेरे ऊपर वैट लगता है. क्या ये बात सच है? कह रहे हाँ जी. ये देखो मिस्टर एम क्या बोलते हैं गवर्नमेंट इंडिया से, कहते हैं वो देखो T2 जा रहा है, T2 ये क्या कर रहा है? ये आउटसाइड इंडिया से सामान खरीद रहा है. क्यों? क्योंकि इंडिया में ये सामान थोड़ा सा महंगा है. अब क्योंकि इंडिया में सामान महंगा है तो T2 हमारे से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा. हमारा वेयरहाउस भर गया है प्रोडक्शन कर करके. सारे एम्प्लॉय, सारे वर्कर्स और मैं, हम मिलके मच्छर मारते रहते हैं सुबह दोपहर शाम. क्यों? क्योंकि कोई हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया एट अ लोअर वैल्यू. अब हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, थोड़ा बहुत तो हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, ज्यादा लालच नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट का, लेकिन थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट हम भी कमाएंगे. अब आप क्या चाहते हैं कि भारत देश के सारे मैन्युफैक्चरर्स अपनी फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री बंद करके बैठ जाए? नहीं नहीं, कैसा कानून है? मोदी जी ने कहा यार बात तो सही है, जो हिंदुस्तान में बना रहा है, मेक इन इंडिया कर रहा है, हम उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हम किसे सपोर्ट करेंगे? सारे मैन्युफैक्चरर्स आके जोर जोर से पीट पीट के रोने लगे मोदी जी की छाती पर. अब मोदी जी कहते हैं बस बस, कुर्ता गीला कर दिया भैया, आंसू निकाल निकाल के रोको. अब मोदी जी कहते हैं अगर मैंने इनके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी या वैट हटा दिया, अगर मैंने इनके ऊपर से एक्साइज ड्यूटी वैट मतलब टैक्सेशन सिस्टम हटा दिया, तो मेरा ही टैक्स खत्म हो जाएगा, तो मैं ही जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा, और सेवा नहीं कर पाऊंगा तो 5 साल बाद मेरा नंबर तो आने से रहा. तो मोदी जी ने कहा क्यों ना जो इंपोर्टर है उस पर एडिशनल टैक्स लगाया जाए अदर देन द कस्टम ड्यूटी, in order to safeguard the domestic manufacturers and domestic traders. मेरा पॉइंट सुनिएगा गाइस. मोदी जी ने कहा T2 भाई तुम कस्टम ड्यूटी तो दोगे ही दोगे अगर तुम आउटसाइड इंडिया से सामान परचेज करते हो, यू विल ऑल्सो हैव टू पे, आपको और पे करना पड़ेगा CVD, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, विच इज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी इन इंडिया, and you will have to pay special countervailing duty which is equivalent to VAT in India. In order to protect the domestic manufacturers and traders, what the government has done is कि आप अगर आउटसाइड इंडिया से सामान खरीद रहे हो तो कस्टम ड्यूटी तो बेयर मिनिमम देनी ही देनी होती है, लेकिन उसके अलावा आपको काउंटर वेलिंग ड्यूटी विच इज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी विच इज इक्विवेलेंट टू वैट, वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी आपको देना पड़ेगा. तो लेट्स से दोस्तों एक्साइज ड्यूटी का रेट 12% मान लेते हैं, वैट का रेट 5% मान लेते हैं. तो सरकार ने कहा यहां पर आप अपनी काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाएंगे. तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी 12% लगेगा गाइस. 1200 रुपए का 12% निकल कर आता है 144, फिर आपका निकल कर आता था 1344, और फिर जाकर आपका वैट लगता था. मतलब ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में ऐसी कहानी चलती थी. तो 1344 का 5% निकालते हैं 67 रुपीज गाइस, और इसको एडअप कर दीजिए, इसको एडअप कर दीजिए तो निकल कर आएगा 1411, 1411 रुपए. एवरीवन क्लियर अबाउट इट? नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू गाइस इज, अब क्योंकि एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया अंडर जीएसटी में एक्साइज ड्यूटी फिनिश, वैट फिनिश, तो फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पहुंचे मोदी जी के पास. मोदी जी आपने एक्साइज ड्यूटी हटा दिया, आपने वैट हटा दिया, ये तो फिर लोग इंपोर्ट करना चालू कर देंगे. मतलब आपने एक्साइज ड्यूटी हटाया तो CVD हट गया,
वैट हटाया तो स्पेशल सीवीडी हट गया, काउंटर वेलिंग ड्यूटी हट गया। तो इन दैट केस मोदी जी ने कहा अरे बेटा हटाया नहीं है, बस नाम बदला है लाले। काउंटर वेलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी के जगह अब लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। मतलब सरकार ने क्या बोला कि इंपोर्ट को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में हम क्या लगाएंगे? व्हाट आर वी गोना लिवाई? वी गोना लिवाई आईजीएसटी। तो आज की तारीख में अंडर द जीएसटी लॉ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपके गुड्स की वैल्यू 1,000 रुपए है तो उस पर कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी दोस्तों, देयर इज नो चेंज इनटू दैट। आप सीए फाइनल लेवल में और डिटेल में पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी 200 रुपए की, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,200 रुपए आया दोस्तों। और इसके बाद अब जो पहले सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी लगती थी, सीवीडी, अच्छा वैट की जगह वैट नहीं लिखते गए, स्पेशल सीवीडी लगती थी, अब उसकी जगह क्या लगाया जाएगा? आईजीएसटी लगाया जाएगा। लेट्स से आईजीएसटी का रेट एट द रेट 18% है, तो 1,200 रुपए का 18% निकल कर आएगा 216 रुपए, 216 रुपए। तो अब इंसान को हिंदुस्तान में 1,416 रुपए का पड़ेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? अच्छा पॉइंट है ना गाइस? तो यहां पर देखिएगा, मूविंग ऑन, कहते हैं इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। दिस विल गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लिवाई आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस विच वर सब्जेक्ट टू काउंटरवेलिंग ड्यूटी। जिन पर पहले क्या लगता था? काउंटरवेलिंग, नाम में ही लिखा है, काउंटर कर रहे हैं। किसको काउंटर कर रहे हैं? एक्साइज ड्यूटी को काउंटर कर रहे हैं, वैट को काउंटर कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर, सप्लायर जो हिंदुस्तान में सामान बनाकर बेच रहे हैं, जो हिंदुस्तान में सामान खरीद कर बेच रहे हैं, वो आके छाती पर फुट फुट के रोते थे, मोदी जी आप तो कहते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, आप तो कहते हो हिंदुस्तान का सामान यूज करो। अरे हम हिंदुस्तान का सामान बनाकर बैठे हैं लेकिन कोई हमसे खरीद नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि आउटसाइड इंडिया से जो सामान आ रहा है वो थोड़ा सस्ता आ रहा है। तो आफ्टर ऑल एवरीबडी वांट्स टू एनहांस देयर प्रॉफिट मार्जिन्स। हर टाइम देशभक्ति नहीं काम चलती। 15 अगस्त, 26 जनवरी और इंडिया पाकिस्तान के मैच में ही देशभक्ति मिलती है, बाकी दिन तो लोग इंपोर्ट कर लेंगे ना। हाँ नहीं तो मोदी जी ने कहा बात तो सही है। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, सरकार पहले काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाती थी विच वाज इक्विवेलेंट टू एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, बट सिंस एक्साइज ड्यूटी एंड वैट गॉट सबज्यूम्ड इन जीएसटी, तो सरकार ने कहा अब काउंटर वेलिंग ड्यूटी की जगह आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी कब लगा सकते हैं? जब ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट हो। इसीलिए सरकार ने आर्टिकल 269A के तहत घोषित कर दिया कि भाई साहब इंपोर्ट को इंटरस्टेट माना जाएगा। क्या समझ में आया गाइस? इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना? समझ में आया गाइस? पॉइंट अच्छा था, शानदार पॉइंट था। आ जाओ भाई, मूविंग ऑन। अब आते हैं आर्टिकल 279A पर गाइस, द लास्ट आर्टिकल, और इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, जब आप लोग इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो घबरा जाएंगे देख करके, इतना बड़ा चैप्टर है जबकि चैप्टर नंबर 1 है। राठी जी ने तो फट इतना जल्दी करा दिया छोटे में, बाकी छोड़वा दिया है। नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बाय द टाइम द बैच एंड्स आप लोग देखोगे कि यार राठी जी ने कब कौन सा टॉपिक करवा दिया, व्हेन इट वाज एक्चुअली रेलेवेंट। I cannot teach you a topic which relates to exemptions from GST or which relates to registration from GST or which relates to e-way bill at this point of time. It has their respective chapters. उनके खुद के अपने अपने पूरे डिटेल में चैप्टर हैं, तो वहां पर डिटेल में करवा दूंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। यहां बस मैं आपको बेसिक गाइडेंस दे रहा हूं on the constitutional provisions, on the features, deficiencies of the old taxation system, concept of GST, the basic introduction. Okay guys, वैसे भी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, the weightage of this chapter is almost negligible, but that is not how I teach guys. Just because कम important है इसलिए मैं बोल दूं घर से कर लेना, खुद कर लेना, नहीं। यहां पर I am just forming the base roots of the chapter and you guys will get to know how I deliver the topic, कि भैया सर कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे कहानी बनाते हैं, कैसे स्टोरी बनाते हैं, और फिर वो मैं आपको लिखने का भी टाइम देता हूं।
और हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा यार इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो अभी हमने नहीं करा, लेकिन हो सकता है वो आगे वाले चैप्टर्स में मिल जाएगा। हो नहीं सकता मतलब आगे वाले चैप्टर्स में मिलेगा। आ जाओ भाई, आर्टिकल 279 है जीएसटी काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, ये भी आर्टिकल अच्छा है। 3 आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे। आर्टिकल 246 है which we did into the preceding session, आर्टिकल 269 है which we just did in the last 15-20 minutes, and the last article आर्टिकल 279 है। देखना, द प्रेसिडेंट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति, the president shall within 60 days from the date of commencement of the constitution 101st amendment act 2016 by order constitute a council, एक टीम बनाएंगे दोस्तों, to be called the GST council। अच्छा भैया ये टीम बनाने की क्या जरूरत है? भैया जो जीएसटी से जुड़े हुए प्रोविजंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखें। जब उन्हें लगे कि भैया जीएसटी में बदलाव की जरूरत है तो जीएसटी काउंसिल विल recommend कि these are the changes that needs to be done in order to implement the GST system in a better way। तो कहते हैं द प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई कि आपको पावर के साथ साथ एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जब 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो जाएगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या फॉर्म करना है? एक टीम फॉर्म करना, और उस टीम का नाम होगा जीएसटी काउंसिल, जिसको हेड करेंगे द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन, which at this given point of time is निर्मला सीतारमन जी। तो वो दोस्तों कितने दिन का टाइम दिया गया? 60 डेज। 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ दोस्तों, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब पास हुआ था दोस्तों? सर ये पास हुआ था ऑन द 8th of September 2016, 8 सितंबर 2016। यहां से 60 डेज का टाइम दिया गया था, लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी ने फटाफट काम कर दिखाया। उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही द प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द जीएसटी काउंसिल ऑन द 15 सितंबर 2016। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, आपका जीएसटी काउंसिल जो आया था ना, ये देखो 8 सितंबर 2016 को 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, और दोस्तों 15 सितंबर 2016 को हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे देश के राष्ट्रपति ने 15 सितंबर, 1 हफ्ते के अंदर अंदर, उस टाइम प्रणब मुखर्जी साहब थे, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर जीएसटी काउंसिल फॉर्म कर दी थी। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट बताया गया कि जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होंगे। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होंगे? कहते हैं द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इनमें कौन कौन मेंबर्स होंगे? नेमली द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन। तो गाइस यूनियन फाइनेंस, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला ताई। ऑलराइट गाइस, तो द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, the union minister of state in charge of revenue or finance as member। तो यूनियन मिनिस्टर मतलब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एक तो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला ताई, और हमारे देश द्वारा अपॉइंट करे गए, ध्यान से देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करे गए स्टेट के इंचार्ज। तो इसीलिए क्या बोला है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज मेंबर्स। इनका क्या काम होता है? जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो उनमें से भी टैक्सेस में से शेयर करती है बिटवीन द स्टेट्स। नॉट ओनली जीएसटी बट अलग टैक्सेस भी जो होते हैं वो शेयर करती है। तो इनका यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज का, जो कि बहुत हायर पावर होती है दोस्तों, उनका यह काम होता है कि जो सरकार द्वारा दिए गए पैसे हैं वो क्या जनता के काम आ भी रहे हैं कि नहीं, उसे चेक करिए। तो ये मिनिस्टर हैं स्टेट के, लेकिन अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज मेंबर, एंड एक एक मेंबर जो स्टेट अपॉइंट करेगी। हर एक स्टेट से भी बोला गया भैया जब काउंसिल बन रही है तो हर एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव भी तो चाहिए। द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर्स।
तो दोस्तों यहां पर बेसिकली एक हुई चेयरपर्सन और एक स्टेट के दो लोग हुए, एक स्टेट के दो लोग हुए। कौन? एक तो जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और एक जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो उन्हें फंड्स मिले फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट, दे आर यूटिलाइज्ड इन द बेनिफिट ऑफ जनरल पब्लिक। तो जीएसटी काउंसिल में कौन कौन आ रहा है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन दोस्तों, जो कि कौन है? हमारी निर्मला ताई। और दूसरा स्टेट्स के दो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अदर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस एज मेंबर, और दूसरा द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट एज मेंबर्स। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, the GST Council shall make recommendations to the Union and the states on issues like tax rate, exemption, registration limits, etc., etc. तो ये जीएसटी काउंसिल का काम है दोस्तों कि जीएसटी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन देखें, जो कमी पेशी आ रही है उन्हें रेक्टिफाई करें। आप लोग देखते हैं ना, टाइम से टाइम अमेंडमेंट्स आते रहते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट देयर इज प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इनटू इंडिया। अगर कोई लूप होल नजर आ रहा है उसे बंद करें। अगर सरकार को लगता है यहाँ एग्जेम्पशन देनी है क्योंकि यहाँ पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है तो एग्जेम्पशन दें। हो सकता है रजिस्ट्रेशन लिमिट जो पहले दोस्तों जब जीएसटी लॉ आया था सिर्फ 20 लाख और 10 लाख रुपए की हुआ करती थी, अब आप लोग देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख की भी है कुछ स्टेट्स में, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हैं। तो यहां पर दोस्तों सरकार द्वारा जो काउंसिल बनाई गई, उस काउंसिल का काम यह है कि भारत देश में जीएसटी पर ध्यान रखा जाए। ये हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग टैक्सेशन सिस्टम है, तो उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो उसका ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दी गई दोस्तों? जीएसटी काउंसिल को दी गई। और जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन है, फटाफट बताइए, रिवाइज करिए। जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं सबसे पहले यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, फॉलोड बाय दोस्तों यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, एंड नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर और टैक्सेशन मिनिस्टर और एनी अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट। नाउ फोर्थ पॉइंट गाइस, इधर देखिएगा, एवरी डिसीजन ऑफ जीएसटी काउंसिल, ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है गाइस, ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3/4 तो मतलब आप समझ गए कि मिनिमम 75% होना चाहिए सर, जिसे अपन नॉर्मली स्पेशल रेजोल्यूशन का भी नाम देते हैं दोस्तों। तो कम से कम 3/4 लोगों को बोलना चाहिए हाँ जी भैया इस डिसीजन को पास किया जाए, लेकिन यह 3/4 लोगों को नहीं बोलना चाहिए, 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं एंड वोट कर रहे हैं दोस्तों, उनका वेटेड वोट्स निकाला जाएगा। तो एक इंसान का कितना वोट है, कहते हैं द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो भैया जो जीएसटी काउंसिल बनी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन रिप्रेजेंट करता है? ताई, क्योंकि ताई यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर देखिएगा द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज चेयरपर्सन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, यूनियन मिनिस्टर ही मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर होता है। तो इन दैट केस कहते हैं द वोट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, the vote of the central government shall have a weightage of 1/3 of the total votes cast. The vote of the central government का वोट कितना है? 1/3। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है इन द जीएसटी काउंसिल, अगर उन्होंने हाथ उठा दिया और कह दिया, उन्होंने अपना वोट डाल दिया कि भैया मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो मतलब मान लिया जाएगा कि आउट ऑफ 75% में से 1/3 33.33% पास हो गया है, क्योंकि उनके पास पावर कितनी है? 1/3। एंड द वोट्स ऑफ
all the states taken together. The votes of all the states taken together shall have a weightage of 2/3 of the total votes cast in that meeting. The votes of all the state government taken together shall have a weightage of 2/3. 2/3 मतलब 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 2/3 स्टेट गवर्नमेंट के पास है. अब लेट्स से दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द मीटिंग, ध्यान से देखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेट्स से 45 इन द मीटिंग, एंड आउट ऑफ 45 34 ने बोला कि हाँ भैया हम इस डिसीजन से सहमत हैं. ध्यान से देखिएगा, लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स 45 हैं, जिसमें से 34 ने बोल दिया कि भाई हम सहमत हैं. तो ये कितना परसेंटेज हुआ? ये कितना? सर यहां पर बच्चे गड़बड़ कर देते हैं. वो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, कहेंगे 34 डिवाइड बाय 45. सर ये तो 75.55% हो गया. गलत. क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास तो 2/3 पावर ही थी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास तो 667% ही था ना. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1/3 तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया ना, 1/3 इज इनटू द पॉकेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो द रिमेनिंग पावर जो थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई, विच इज 66.667. अब आउट ऑफ द 45 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द स्टेट गवर्नमेंट 34 सेड यस. तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, इंटू 66.6667% आपका निकल कर आएगा दोस्तों ये 50.37. कितना निकल कर आएगा गाइस? 50.37%. तो स्टेट गवर्नमेंट वालों में कितना हाँ हो गया है, कितना हाँ हो गया है? 50.37% स्टेट वालों ने हाँ कर दिया. सेंट्रल वालों ने कितना हाँ कर दिया? 33.33% हाँ कर दिया. अब इसी में जोड़ दो 33.333, आपका निकल कर आ जाएगा दोस्तों 83.7. आपका अब सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 33.33 है और स्टेट गवर्नमेंट का 50.37 है. अगर आप इनका जोड़ दोगे तो 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, विच इज मोर देन 75%. तो क्या डिसीजन पास हो गया है? द आंसर इज यस, डिसीजन पास हो गया. एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट? एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट गाइस? एक बार इसे रीड आउट करिए गाइस, एक बार आप इसे रीड आउट करिए. आई विल बी बैक इन अ मोमेंट. पढ़ा गाइस? एवरीवन समझ में आया? कैसा लगा पॉइंट? इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना गाइस? तो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे ही हाँ करा, सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड विच इज बेसिकली द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जैसे ही हाँ कर दिया तो 33.33% तो डिसीजन का पास हो गया, लेकिन 33.33% पे डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होता. इट गेट्स इंप्लीमेंटेड, वो इंप्लीमेंट होता है जब वो 75% या फिर उससे ज्यादा का क्रॉस हो. मैं आप लोगों को ये बात भी बताऊं दोस्तों एक चीज, जब भारत देश में जीएसटी सिस्टम आया 2017 की बात, और उस टाइम जीएसटी काउंसिल को जो हेड कर रहे थे वो थे अरुण जेटली साहब, उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, राइट, चेयरपर्सन. अब क्योंकि दोस्तों जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर्स थे उनमें से ज्यादातर तो भाजपा सरकार के थे, क्योंकि स्टेट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और स्टेट्स में भी बीजेपी पावर में थी गाइस. फेयर इनफ. नाउ
क्योंकि उन्होंने पहली मीटिंग में ही ये घोषित किया था कि जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी वाले मेंबर्स भी यहां आए हैं, उनका हाथ जोड़कर स्वागत है, क्योंकि ये जो जीएसटी कानून है, ये जो जीएसटी कानून है, ये सिर्फ भाजपा के स्टेट्स के लिए नहीं बना है, ये पूरे देश के लिए बना है। और जिस राज्य में हमारी पावर नहीं है, वो भी राज्य हमारा ही है, वो ही हमारे देश का हिस्सा है, और उनके लिए भी जीएसटी है। ऑपोजिशन पार्टी से बोला कि जिस राज्यों में भाजपा की सरकार है और आपकी सरकार नहीं है, उस पर भी आपका उतना ही हक है, क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा और आप हमारे देश के नागरिक हैं। तो यहां पर जो डिसीजन मेकिंग करी जाए वो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट को ध्यान में रखते हुए ना करी जाए, वो पूरा एज अ कंट्री एज अ होल करी जाए। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि यहां पर जो डिसीजन पास हो वो यूनानिमसली पास हो, मतलब वो 100% के साथ पास हो। 75% का तो एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना है। अगर कोई मेरे से सहमत ना हो तो हम यहां पर उसको डिस्कस करेंगे, या तो आप मुझे कन्विंस करिएगा या मैं आपको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन हम डिसीजन चाहेंगे कि 100% डिसीजन के साथ पास हो, क्योंकि ये जीएसटी कानून हमारे देश का कानून है, सिर्फ भाजपा सरकार का कानून नहीं है। भाजपा सरकार इसे लाई, लेकिन लाई तो पूरे देश के लिए ना, उस राज्यों में भी लगा हुआ है ना जिन राज्यों में भाजपा सरकार की पावर नहीं है। Alright guys, and guys, majority of the decisions taken by the GST councils are passed unanimously guys, 100% के साथ पास होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक वही रेपुटेशन एक वो ऐसी सेट कर दी है, भाई पूरे देश का ध्यान में रखते हुए करा जाएगा ये काम। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल या सिर्फ JNK या ऐसा नहीं करा जाएगा, पूरे देश का मिलकर साथ करेंगे। एंड दैट वाज अ वेरी नाइस प्रेसिडेंट व्हिच हैज बीन सेट बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर। अब अरुण जेटली साहब हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर दैट इंडिया हैज एवर सीन। ऑलराइट गाइस, everyone clear about this point? मजा आया? Now moving on guys to the next point. The GST Council shall recommend the date. ये clause 5 upon of article 279A has already been taken care of. हाँ जी, the GST Council shall recommend the date on which the GST goods and services tax be levied on petroleum crude, high speed diesel, motor spirit commonly known as petrol, नेचुरल गैस एंड ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है जिन पे जीएसटी काउंसिल शैल बी लिवाइड एट अ लेटर स्टेज ऑफ टाइम व्हेन द जीएसटी काउंसिल रेकमेंड्स। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को कैसे याद करने बोला है। जीएसटी काउंसिल ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए अभी नहीं, बाद में। लेकिन दारू के लिए क्या बोला था? अभी नहीं कभी नहीं, अभी नहीं कभी नहीं। याद है लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था, आर्टिकल 366(12)A में लिखा था कि जीएसटी एक टैक्स है जो कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगाया जाएगा एक्सेप्ट द सप्लाई ऑन अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अभी नहीं कभी नहीं, और ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अभी नहीं, बाद में। आ जाओ भाई, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल। GST is not levied at all. GST will be levied from the date to be notified on the recommendation of the GST Council. ये दूसरा ऑप्शन ही सही नजर आ गया। GST is levied but wholly exempt. GST is levied at the rate 28%. No, C and D both are incorrect. Next, which article empowers the central and state government to levy GST in India? किस आर्टिकल से पावर मिली है कि आप भारत देश में जीएसटी हिंदुस्तान में लगा सके? आर्टिकल 246A जो हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था। आर्टिकल 269A इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की बात करता है, आर्टिकल 246 पुराना है, 254 भी पुराना वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, द ओनली क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जो मैंने होमवर्क में दे रहा हूं, अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूं, लेकिन क्योंकि इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसी तरीके का मैं एक क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं दोस्तों, तो इन दिस सिनेरियो क्वेश्चन नंबर 16 इज गोइंग एज अ होमवर्क क्वेश्चन गाइस। ये होमवर्क क्वेश्चन की तरह जाएगा। ये दोस्तों आपको ये बताना है कि जीएसटी काउंसिल का डिसीजन पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहां पर दोस्तों
जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा दोस्तों, वो 1/3 मतलब 33.33% हो जाएगा व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन सेज यस टू इट एंड द रिमेनिंग मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग स्टेट, वो उनका दोस्तों कितना परसेंटेज देखा जाएगा? हाँ जी, 66.67 का नंबर ऑफ मेंबर्स जितने थे उनमें से कितने ने पास कर दिया, कितने फॉर द मोशन है, मतलब कितने इन फेवर ऑफ द मोशन। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। हमारा चैप्टर यहां खत्म होता है, लेकिन आज का सेशन नहीं। ये मत सोचना कि अरे चलो भैया छुट्टी छुट्टी, आज तो जल्दी छुट्टी, नहीं। मैंने आप लोगों से वादा किया है हर चैप्टर के खत्म होने के बाद वी आर गोना प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। तो अब बारी आती है दोस्तों दैट वी पे फोकस ऑन द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देंगे गाइस। आइए गाइस, क्वेश्चन बैंक पर। ये दोस्तों हर चैप्टर के बाद क्विक रिवीजन बिफोर एग्जाम्स है, तो ये वाला अगर आप लोग दोस्तों पढ़ लेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपने ज्यादातर प्रोविजंस को साथ साथ रिवाइज कर लिया है। ऑलराइट गाइस, और ये हमारा दोस्तों चैप्टर नंबर वन का दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। खैर एग्जाम में बहुत कम आया हुआ है ये चैप्टर, तो ज्यादातर जो आईसीएस स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने नजर आएंगे। अब हमें दोस्तों यहां पर ये तो सीखना ही है कि क्या लिखना है, लेकिन उससे ज्यादा ये सीखना जरूरी है कि कैसे लिखना है। सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है, इट इज नॉट बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू राइट, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू राइट इट। तो आप लोग अपने कॉपी पेन्स एंड द सेकेंड रजिस्टर शुड बी आउट गाइस, क्योंकि सेकेंड रजिस्टर में आज अपने को क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। ये वाले आपको बहुत छोटे लगेंगे, थ्योरेटिकल लगेंगे। हो सकता है दोस्तों मैं आप लोगों के साथ आंसर डिस्कस करूं और फिर बोलूं कि चलो अब लिखो, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट, यू शुड टेक केयर ऑफ द राइटिंग स्पीड। मैं आपको बताऊं बच्चे टैक्स के पेपर में क्यों फेल होते हैं। इस वजह से नहीं फेल होते कि उन्हें एक दो क्वेश्चन नहीं आते। देखो 5 से 10 नंबर का मैं मान के चलता हूं कि बच्चे को नहीं आता होगा। अगर बच्चा 90 मार्क्स का भी पॉजिटिवली अच्छे से अटेम्प्ट कर दे तो उसकी एग्जामिशन कहीं नहीं गई टैक्सेशन जैसे सब्जेक्ट में। मैं तो मानता हूं हर क्वेश्चन पेपर, देखो भैया यू आर नाउ इनटू वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। ऑलराइट गाइस, तो यहां पर दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान देना है वो ऐसा नहीं क्लेम करना है कि भैया हमारे क्लास 6 में क्लास 7 में 95 आते थे, अभी तो 95 नहीं आते, अभी तो 40 लाने में भी जान निकल जाती है। लेट अस बी मोर प्रैक्टिकल देन इमोशनल। प्रैक्टिकल क्या है कि अगर हम 90 मार्क्स का इस तरीके से अटेम्प्ट करें, आई एम नॉट सेइंग कि हमें 100 की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आई एम जस्ट बीइंग अ लिटिल मोर रियलिस्टिक कि 5 से 10 नंबर का हमें या तो कम आता है या नहीं आता है। मैं मान के चल रहा हूं अगर कम आता है, उसमें 1-2 नंबर एक्स्ट्रा आ गए तो वो बोनस है, लेकिन 90 मार्क्स का तो हमें ऐसा लिखना है, 90 मार्क्स का हमें आना भी चाहिए और 90 मार्क्स का हमें इस तरीके से लिखना है एग्जाम हॉल में कि सामने वाला इवैल्यूएटर हमारा आधा नंबर भी ना काट पाए। All right, guys, and that is why this writing practice session. If you're not writing it down, guys, you're not on the right track. To be fairly honest, you're not on the right track. अगर आप लिख नहीं रहे हो, रीड आउट नहीं करना है, ये पूरे थ्योरेटिकल आंसर्स हैं, पूरे थ्योरेटिकल आंसर्स हैं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल है। अब क्या आप लोग लिखना नहीं चाहोगे, इसे लिखना चाहोगे ना गाइस? तो आपको लिखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहां पर करवाऊंगा वो यहां पर लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो आप यहां पर नहीं लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली होमवर्क में चले जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली होमवर्क में चले जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा गाइस। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये तो 11 क्वेश्चन है, आपको 11 मिनट भी नहीं लगेंगे दोस्तों। ओके, आ जाओ भाई। जैसे एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, करिए। इनके आंसर नीचे भी दिए हुए हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, आंसर नीचे दिए हुए हैं। आ जाओ भाई। वेरियस टैक्सेस, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, कहते हैं वेरियस टैक्सेस हैव बीन सबज्यूम्ड इन जीएसटी टू मेक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट फॉर कंज्यूमर। आप लोगों ने देखा भी होगा दोस्तों 2017 में, इफ यू गाइस रिकॉल, तब आप छोटे छोटे बच्चे थे दोस्तों, 8 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस नॉट टू रिमेंबर, बट ठीक है, बहुत आया था वन नेशन वन टैक्स, एक देश में एक ही टैक्स बहुत है। आउट ऑफ द फॉलोइंग
डिटरमाइन विच टैक्सेस हैव बीन सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी। एक नंबर का पूछा जा सकता है दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा टैक्स है जो सब्ज्यूम हो गया है जीएसटी में। बेसिक कस्टम ड्यूटी, क्या कस्टम ड्यूटी सब्ज्यूम हुई है? सर कस्टम ड्यूटी उन 15 की लिस्ट में से तो नहीं थी। नहीं सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी तो सब्ज्यूम नहीं हुई। टैक्स ऑन लॉटरीज, हाँ सर, स्टेट के पास था टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग करके लिखा हुआ था। हाँ सर, ये हो गया। एनवायरमेंट टैक्स, एनवायरमेंट नॉट एंटरटेनमेंट टैक्स, एनवायरमेंट सर, एनवायरमेंट का भी कोई नहीं था सर ना। तो आपका दोस्तों आंसर क्या है? इट इज ओनली टैक्स ऑन लॉटरीज, पॉइंट नंबर 2 जो सब्ज्यूम हुआ है। तो आपसे पूछा गया ए, पॉइंट नंबर 2, 2 and 3, 3, 1, 2 and 3, द करेक्ट आंसर इज ए, ओनली 2, ओनली द सेकेंड टैक्स ऑन लॉटरी सब्ज्यूम हुआ है। टैक्स ऑन लॉटरी सब्ज्यूम हुआ है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 और करवा देता हूं, बाकी दोस्तों फिर आप लोग करेंगे एमसीक्यूज में, फिर अपन राइटिंग वाले पे जाएंगे। जीएसटी एक्ट्स आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके विद इफेक्ट फ्रॉम 8/7/2017। हाँ सर, यही आंसर है, यही आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। सर जेएनके में लागू हुआ था, इन मतलब एक्सेप्ट जेएनके 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था, और इन केस ऑफ जेएनके 8 सितंबर से लागू हो गया। तो होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके, दूसरा होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जेएनके ना, जेएनके में भी लगता है, जेएनके इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट। होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जेएनके विद इफेक्ट फ्रॉम 17, नो। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इट्स टेरिटोरियल वाटर्स, नो। टेरिटोरियल वाटर्स भी तो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है भैया, पानी में भी हिंदुस्तान कंसिडर किया जाता है अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे आप लोग। ऑलराइट गाइस, अब ये बहुत आसान है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन तो, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम? फ्रांस। याद है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी था जब हम लोग थ्योरेटिकल प्रोविजन कर रहे थे। अब आओ दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको यहां पर लिखने का टाइम दूंगा, एक बार खुद से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आता है दोस्तों, अ गुड क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन गाइस। Which are the commodities which have been kept outside the purview of GST? Examine the status of taxation of such commodities after introduction of GST. अब मेरे को बताइए कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है। तो पहला दोस्तों, आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? अल्कोहलिक लिकर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये पुराने टैक्सेशन सिस्टम में लागू है और ये आगे भी पुराने टैक्सेशन सिस्टम में ही लागू रहेगा। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गाइस, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पुराना टैक्सेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल। इट विल कम अंडर द जीएसटी एम्बिट, ये जीएसटी एम्बिट में आएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। अब बताओ, अगर इसके लिए आपको 2-3 नंबर मिल जाए तो आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। आप बताओ, कोई दिक्कत होनी चाहिए दोस्तों? अब इधर ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए भी बोलूंगा। कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस जीएसटी एज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर आपको आर्टिकल ध्यान हो तो आर्टिकल भी मेंशन करिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। आर्टिकल 366(12)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस जीएसटी एज अ टैक्स। थोड़ा ना सामने वाले पे लगता है ओ हो, बच्चे को आर्टिकल तक ध्यान है, ना ध्यान हो तो फिर तो कोई बात नहीं दोस्तों, ध्यान हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हमने सबसे पहले दारू की बात लिख दी। क्यों अखिलेश बेटा, कल पी तो नहीं थी? कह रहे राठी जी कैसी बातें करते हैं, नहीं संडे था। कह रहे नहीं राठी जी, सैटरडे लेते हैं, संडे आराम से उठो, फिर कभी उठो नहीं उठो। बताओ मम्मी को, संडे सैटरडे लेते हैं।
Therefore, alcohol for human consumption is kept outside of GST by way of definition of GST in the Constitution. संविधान के ही दोस्तों डेफिनेशन में जहां जीएसटी को डिफाइन किया, इसे बाहर रख दिया गया. नेक्स्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विजवेज, नेमली दोस्तों पेट्रोलियम क्रूड, ये आपका दोस्तों नंबर 1, मोटर स्पिरिट नंबर 2, हाई स्पीड डीजल, natural gas and aviation turbine fuel have temporarily been kept outside the purview of GST. GST Council shall decide the date from which they shall be included in GST. GST Council decide करेगा कि इनमें कब GST में लाना है. The erstwhile taxation मतलब the earlier taxation system जो CST, VAT and central excise लगता था, still continues in respect of the said commodities. Now guys, आप लोगों ने आंसर भी देख लिया. This is how the institute expects us to write, right? Now go ahead, आप लोग भी लिख के दिखाओ भैया, लिख पाते हो कि नहीं. Let me see. I'm giving you 3 minutes. मैं यहीं खड़ा हूं. Let's say यही क्वेश्चन कल उठकर आ जाता है, तो आपको लिखना तो आना चाहिए. आपको जो अब मैंने आपको आंसर अभी पढ़ा दिया, अब आंसर दिख नहीं रहा है. आप चीटिंग मत करना कि बुक खोलकर सेम कॉपी करने लग गए. राइट अकॉर्डिंग टू योर ओन लैंग्वेज. आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज व्हिच हैव बीन केप्ट आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ जीएसटी. कमोडिटी नंबर 1, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मेक इट as beautiful as possible. Write in your own language. As per the constitutional definition under Article 366(12)(a), GST, goods and service tax, GST is a tax leviable on all supply of goods or services of both except alcoholic liquor for human consumption. फिर दूसरा पॉइंट में कमोडिटी नंबर 2, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेमली उनके नाम लिख दिए. फिर उसके बाद लिख दिया, दीज प्रोडक्ट्स शैल फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल ऑन द डेट या ऑन द डेट एज मेंशन्ड या एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल. टिल नाउ द ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑन दैम. लिखो भैया, खुद से लिखो, करो गड़बड़ियां, कोई दिक्कत नहीं है. One minute done, 2 minutes to go. लिखिए गाइस, मैं वेट करता रहूंगा. It's important to give time to students to write it. Last 1 minute.
Last 1 minute. इट्स ओके अखिलेश. अखिलेश इज सेइंग सर पहला पॉइंट इजी था लेकिन दूसरे पॉइंट में डिफिकल्टी आई. आनी भी चाहिए बेटा. इसीलिए तो गाइस आई एम लीविंग यू ऑल अलोन. करो भाई, गलतियां करो. इट्स इंपॉर्टेंट टू डू एरर्स. इट्स इंपॉर्टेंट टू गो रॉन्ग टू मेक श्योर दैट यू गो राइट ऑन द एग्जाम डे. पहला आंसर ही बिल्कुल 5 में से 5 नंबर मिले या 3 में से 3 नंबर मिले जरूरी नहीं है ना बेटा. आज कोशिश करी है, फिर से कोशिश करेंगे. डिफिकल्ट होता है फ्रेम करना. टैक्सेशन लॉ इज नॉट दैट इजी. दैट इज व्हाई आई एम हियर फॉर. ओके बेटा, चलो जी. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीएसटी काउंसिल. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. इससे जुड़ा हुआ भी 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर तक का. अब जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ अगर आपको आर्टिकल ध्यान होगा तो आधा नंबर तो वहीं आपको बिल्कुल सामने सामने इवैल्यूएटर दे देगा. भैया आर्टिकल तक याद है उसे, क्योंकि क्वेश्चन में आर्टिकल के बारे में कोई भी चर्चा नहीं बोली गई. आपने आर्टिकल लिखा. तो दोस्तों अब जीएसटी काउंसिल में जो 3-4 चीजें मेन थी. पहला कि प्रेसिडेंट विद इन अ स्पैन ऑफ 60 डेज उन्हें जीएसटी काउंसिल फॉर्म करनी है फ्रॉम द इनैक्टमेंट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. और उन्होंने 15 सितंबर 2016 को ही कर दिया था. इन्होंने डेट नहीं दी, आप दे सकते हैं. हमें ये आंसर तो मिलता नहीं है ना कि ये सजेस्टेड आंसर है. आरटीपी में 2019 का क्वेश्चन है. हमारे सामने थोड़े ना आंसर होता है. हमारे सामने तो इन्होंने बोला है कि जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ आप नोट डालिए. आपको क्या क्या नॉलेज है अबाउट द जीएसटी काउंसिल. दूसरी चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कि इस काउंसिल में कौन कौन मेंबर्स होंगे. तीसरी चीज फंक्शंस. जैसे देखो कितना अच्छा सा यहां पर मेंशन किया गया है. अब क्योंकि यहां का प्रेजेंटेशन से हमें सीखना चाहिए. वी शुड नॉट बी फॉर्मिंग पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ बनाते जा रहे हैं. इवैल्यूएटर को आपके आंसर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना वो ढूंढने की जरूरत होती है. तो अगर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स उन्हें अच्छे से दिखा दें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, कि भैया काउंसिल में कौन कौन होंगे, फंक्शंस ऑफ काउंसिल, वोटिंग पावर ऑफ काउंसिल, आप ये भी डाल सकते हैं. वोटिंग पावर, उसमें आपको ये नहीं बताना है दोस्तों, एक एग्जांपल देके नहीं बताना है कि वोट कैसे पास होगा या नहीं होगा. वोटिंग पावर क्या है कि भैया एवरी डिसीजन ऑफ द काउंसिल should have a weighted votes of 75% or more in order to pass, in which 1/3, 33.33% rest with the central government and 66.67% rest with the state governments. इससे क्या हुआ, आपने ये बता दिया कि भैया मिनिमम 75% चाहिए, जिसमें से आपका दोस्तों 33.33% पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 66.67 पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास. यहां पर देखते हैं इन्होंने किस तरीके से इसे मेंशन किया है. आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट. यहां पे प्राइम मिनिस्टर मत लिखाना दोस्तों, बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा. गलती से कई बच्चे प्राइम मिनिस्टर लिखाएंगे ना, फिर कहेंगे नंबर नहीं मिला राठी जी. टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स कॉल्ड जीएसटी काउंसिल. ये देखो कितना अच्छा वर्ड यूज हुआ, जॉइंट फोरम, मतलब एक जॉइंट ग्रुप of central government members and state government called GST Council. Next, constitution of council. The union finance minister is the chairperson of the council. यहाँ पे चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन लिखें तो ज्यादा बेटर है. हमारी आरटीपी में भी चेयरमैन लिखा हुआ था इसलिए चेयरमैन लिख गया. यहाँ पे चेयरपर्सन लिखिएगा गाइस. मैन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है दोस्तों एज अ मेल पर्सन, लेकिन पर्सन इज बोथ मेल एंड फीमेल, क्योंकि आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर तो फीमेल है. नेक्स्ट,
Minister in charge of finance or taxation or any other minister nominated by each of the states and UT with the legislatures are member of council. And third, the union minister of state in charge. तो पहला इन्होंने दोस्तों स्टेट वाला पॉइंट लिख दिया, नीचे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंचार्ज लिख दिया. आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं. ये चीज में नंबर नहीं कटते. फिर फंक्शंस क्या है? टू मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड द स्टेट्स ऑन इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक टैक्स रेट्स, एग्जेम्पशन, थ्रेशोल्ड लिमिट्स, dispute resolution, etc. The GST Council has decided the threshold limit, composition threshold, GST rates, GST legislation. तो ये आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं. Functions of Council to make recommendations to the Union and the states on important issues, या on issues like tax rates, exemption limits, threshold limits, dispute resolution, rates of taxes, etc. etc. उसके बाद आप अपना वोटिंग वाला पावर लिख सकते हैं. ऑल राइट गाइस, ओवर टू यू. फिर 3 मिनट दूंगा गाइस लिखने के लिए, फिर 3 मिनट दूंगा, फिर 3 मिनट्स. ओवर टू यू. शॉर्ट नोट आपको लिखना है. मैंने इसीलिए लास्ट में ये डाल दिया, नहीं तो बच्चे ना आंसर देखकर लिखने लग जाते हैं. इट्स इंपॉर्टेंट टू राइट बाय योरसेल्फ. इट्स इंपॉर्टेंट. आप लोग अभी इस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं गाइस. अरे सर आंसर दिया हुआ तो है, लिखने में क्या सर? सेम आंसर, सेम तो लिखना ही नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है. मैंने तो एक बार रीड आउट करवा दिया, अब एक बार में रेड तो पाए नहीं हो. मैंने आपको ये बता दिया आप कैसे लिखना है. लिखो अपने आप से. ये देखो हर क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन नंबर 14 में भी देखोगे ना तो पॉइंट वाइज डाल रखे हैं. बेटर करो, अपना प्रेजेंटेशन सुधारो. लास्ट 2 मिनट्स.
लिखा गाइस, लिखा एवरीवन। चलो जी, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन गाइस। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहां पर आपको ये लगेगा कि राठी जी ये हमने कभी क्वेश्चन नंबर 11 किया ही नहीं है सर, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको आगे कराऊंगा, ये मैं आपको आगे कराऊंगा, ये आपको आगे मिलेगा। देयर आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये ना चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, इसलिए इसका डिस्कशन ये हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप यहां पर ना कर पाए, जैसे कि जीएसटी पोर्टल क्वेश्चन नंबर 10, ये वाले दोस्तों। वैसे डुअल जीएसटी मॉडल, डिस्कस द डुअल जीएसटी मॉडल, ये आप कर सकते हैं। डुअल मतलब दो लोग मिलकर करते हैं, सेंट्रल और स्टेट। ये टैक्सेस सब्ज्यूम्ड, ये पीवाईक्यू जनवरी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन, ये अब आप लोग खुद से कर सकते हैं। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए टैक्सेबिलिटी की, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हैं। मैं अभी आप लोगों के सामने करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 12। डिस्कस द लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन टोबैको। 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है गाइस। अब आपको पता है दोस्तों, सर टोबैको जीएसटी एम्बिट में भी है। However, the central government has retained the power to levy central excise duty on tobacco and tobacco products जिनका मैन्युफैक्चर हिंदुस्तान में होता है। तो देयरफॉर जो टोबैको है उस पे ना सिर्फ जीएसटी लगता है, बट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा आपका, देखना। टोबैको से जुड़ा हुआ आ सकता है दोस्तों, और अगर टोबैको की जगह ये यहां पर लिख दें नार्कोटिक ड्रग्स लिख दें, ओपीएम लिख दें, इंडियन हेम्प लिख दें, तो वहां पर दोस्तों आप लिखिएगा कि ये जो नार्कोटिक ड्रग्स है, ओपीएम, इंडियन हेम्प, ये जीएसटी में लागू है। इसके अलावा द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिटेन्ड द पावर टू लिवाई स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन इट्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया। ठीक है जी। अब देखो, कहते हैं टोबैको इज विद इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, दैट इज जीएसटी इज लेविएबल ऑन टोबैको। हाउएवर union government has also retained the power to levy excise duties on tobacco and tobacco products manufactured in India. Resultantly tobacco is subject to GST as well as central excise duty. 1 minute लिखिए गाइस, 1 मिनट लिखिए, अपने आप से लिखना जरूरी है गाइस। आपसे बोला जाए 2 नंबर में बताइए जीएसटी ऑन टोबैको के बारे में, लिखिए दोस्तों। हो सकता है आप कई बच्चे सोचे सर घर पे लिख लेंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं सर, ये तो आप अभी पढ़वा भी रहे हैं, दिखवा भी रहे हैं, और फिर सेम ही चीज लिखने बोल रहे हैं। हाँ जी, इसकी इंपॉर्टेंस आप तब समझेंगे जब आपका मेन एग्जामिनेशन हॉल होगा, जब आपका प्रेजेंटेशन आपके बगल वाले स्टूडेंट से लाख गुना बेटर होगा। आप लोग सेम अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर कर आए, सेम मार्क्स का अटेम्प्ट कर कर आए, लेकिन आपके 15 नंबर ज्यादा होंगे बगल वाले से, 15 मार्क्स। दैट इज द पावर ऑफ प्रेजेंटेशन। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होना चाहिए। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, अगर दोस्तों वो जब आपके सामने दाल मखनी लाता है तो ऊपर से ऐसे व्हाइट कलर का वो क्रीम डाल के लाते हैं, पनीर लाते हैं, ऊपर से कोरिएंडर धनिया डाल के लाते हैं, सुंदर दिखाते हैं ना आपको। अब वही चीज बिल्कुल भरता बना दें दोस्तों, वो बिल्कुल मिक्स कर दें और आपके सामने लाके रख दे, कह रहे भैया पेट में जाके तो मिक्स ही होना है, तो आपको क्या मजा आएगा? नहीं आएगा। खा वही चीज रहे हो, लेकिन इट शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ फैशन कि सामने वाले पर ना मजा आए। इसको भी 2 छोटे छोटे पैराग्राफ में डालिए। टोबैको अंडर जीएसटी, टोबैको अंडर ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम, ट्राई टू मेक इट एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। ऑलराइट गाइस, लिखा? वेल डन।
अब बाकी दोस्तों आप लोगों को खुद से करना होगा, जैसे फीचर्स पूछे हैं, हेडिंग सही होनी चाहिए, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, टैक्स ऑन कमोडिटीज, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच, इन्फ्लेशनरी, वाइडर टैक्स बेस, जिसे अपन ने ब्रॉडर स्कोप बोला था, प्रमोट सोशल वेलफेयर, रिग्रेसिव इन नेचर। याद आ रहे हैं? अपन ने 7 लिखे थे, यहाँ पर 8 है आईसीएस स्टडी मटेरियल में, एक शिफ्टिंग ऑफ बर्डन एडिशनल पॉइंट है। खैर ये तो पूरे इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम का ही फीचर है। तो these are questions which you can do it by yourself, guys. Write a short note on various lists provided under 7th schedule of the Constitution of India. आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट थी। आप वो टेबल भी बना सकते हो, लिस्ट, जैसे आपको अपने आंसर में देखा था, अपने नोट्स में देखा था ना, लिस्ट बनी हुई थी, मैं आपको दिखा दूंगा इस, वो लिस्ट बनी हुई थी, आप वैसा बनाओ, ये वाली। क्यों नहीं अच्छा लगेगा भाई, क्यों नहीं अच्छा लगेगा? जरूरी नहीं है कि जैसा सजेस्टेड आंसर में लिखा है मैं वैसे ही उतारना, हम तो अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन अपने हिसाब से प्रेजेंटेशन इतना शानदार करेंगे, सामने वाला बोलेगा यार नंबर कहां काटूं। ऑलराइट गाइस, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क में जाते हैं, और आज हमारा ये चैप्टर नंबर 1 हैज नाउ बीन टेकन केयर ऑफ। आई होप यू गाइज एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द सेशन। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, और एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं आप लोगों की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला हूं। वहां से आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मतलब ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर का अपन एक वो रखेंगे, दिमाग में सेट रखेंगे कि हमें लेट्स से 5 to 6 सेशन में 6 सेशन देंगे चैप्टर नंबर 2 को, और चैप्टर नंबर 2 को उन 6 सेशन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट गाइस, चलो जी, आज का सेशन यहीं तक। आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन। मजा आया है तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, प्रेस ऑन टू द लाइक बटन, एंड गाइज एनरोल ऑन टू द क्लासेस ASAP. All the best. Bye bye. Alvida and take care.